विश्वास दिला सकता हूं आपको कि इस मंच पर जो रचनाकार सिद्धिविनायक नव दुर्गोत्सव समिति के द्वारा आमंत्रित किए गए, देश में रचनाकार तो बहुत रहे, लेकिन वो रचनाकार जो इस मातृभूमि से प्यार करते हैं, भारत मां से प्यार करते हैं, वो रचनाकार अगर वक्त पड़ जाए तो देश को जगाने का काम तो करते ही, देश के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। मां वीणा वादनी के पुत्र कभी किसी दल की निंदा नहीं करते, कभी किसी धर्म की निंदा नहीं करते, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करते, लेकिन गलत लोगों का समर्थन भी नहीं करते। हम बिल्कुल ये निश्चिंत रहे। अगर हमारी लता जी ने कहा, हमारे आबिद भाई ने कहा, ये जो ख्याति है एकता का संदेश देती है, हम भी एकता चाहते हैं। हम एक होंगे तो ये देश होगा, और अगर हम एक नहीं होंगे, धर्म के नाम पर जब देश बटा तो दो टुकड़े हुए, अगर जातियों के नाम पर देश बटेगा तो कितने टुकड़े होंगे, लोग कल्पना नहीं कर सकते। जिसको हमने पाला पोषा वह लोकतंत्र बन जाए नहीं, जिसको हमने पाला पोषा, लता ये पंक्तियां सुने, जिसको हमने पाला पोषा वह लोकतंत्र मर जाए नहीं। डर है कि कहीं सोवियत सा यह देश बिखर ना जाए, कहीं डर है कि कहीं सोवियत सा यह देश बिखर ना जाए, कहीं मां वीणा वादनी के पुत्र इस देश को बिखरने नहीं देंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और यह मंच का संचालन हमारे ललितपुर की धरती से, हमारे बीच में एक रचनाकार उपस्थित होता है, पंकज पंडित। उसका पांडित्य देखेंगे आप, उसकी दार्शनिकता देखेंगे, उसकी बौद्धिकता देखेंगे, और आपको ये लगेगा कि ये बुंदेलखंड का बेटा एक दिन निश्चित ही ये भारतवर्ष का, मां भारती का वो लाडला बनेगा जिसके नाम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बस यही सोच करके मैं ये मंच संचालन के लिए अपने पंकज को, अपने पुत्रवत पंकज को, अपने बेटे पंकज को ये मंच सौंपना चाहता हूं, और वो इस मंच का संचालन करेगा। तालियां बजा करके आप पंकज का स्वागत करें। मां शारदे परम ब्रह्म को भारती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कई बार जो घर का अच्छा संचालन नहीं कर पाते हैं, उन्हें मंच का संचालन सौंप दिया जाता है, तो उनमें से एक मैं भी हो सकता था। हमसे पहले यहाँ संचालक उपस्थित थे, निश्चित रूप से उनकी आवाज मुझे अमिताभ बच्चन की तरह सुनाई दे रही थी। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम सजाया गया है, उस उद्देश्य को पूर्ण होना ही है। और जिस भव्यता, दिव्यता और नव्यता को आप अपने जहन में लेकर बैठे हैं, निश्चित रूप से यह उत्सव महामहोत्सव तक पहुंचेगा, और बुंदेलखंड का एक शानदार कार्यक्रम आने वाले समय में आप सबको ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरों में दिखाई देगा। हमारे बीच में आज की मुख्य अतिथि ललिता यादव जी की उपस्थिति होती है, और ललितपुर जो कि आपके नाम से मिलता जुलता है, तो मैं तो कहता हूँ जहाँ लालित्य होता है वहाँ ललिता और ललितपुर होता है। और उनकी पटेल जी ने मेरा परिचय दिया कि पंकज पंडित का पांडित्य देखें, लेकिन मैं पंडित तो हूँ ही, लेकिन मैं ललितपुर से आता हूँ, तो मेरे अंदर पंडित का पांडित्य भी और ललितपुर का लालित्य भी है। हालांकि आप लोग ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। मैं आपको बता दूं, कवि सम्मेलन है। हालांकि मुझे पता है शादीशुदा लोगों को हंसने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप तालियां बजा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। हमारे बीच में जो कवि है उनका परिचय हो ही गया है, क्योंकि नव दुर्गा का समय चल रहा है और हमारे सामने बड़ी प्यारी झांकी है। तब मैं 4 पंक्तियों के साथ इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं, और आपका मन मांगता हूं कि नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खाले से हटा लो इसे, ना मेरा ना तेरा ना इसका ना उसका, ये हम सबका वतन है संभालो इसे, ये हम सबका वतन है संभालो इसे। अभी सर्दी नहीं है कि आप ताली बजाने में कष्ट हो रहा है। एक बात आप याद रखना, भगवान ने हर एक चीज का कोटा फिक्स करके आपको भेजा है। कितनी उम्र आपको जीना है, कितना पैसा कमाना है, किस पद पर बैठना है, इसके साथ एक कोटा तालियों का भी होता है। आपको एक जन्म में कितनी तालियां बजानी है ये भी तय है। अब आप याद रखें
अगर इस जन्म में आप अपना कोटा पूरा नहीं करेंगे तो अगले जन्म में घर घर जाके आपको तालियां बजानी पड़ेंगी। अब ये आपको तय करना है कि मंच से जो कविता या फिर जो हास्य रस की कविता आपके हृदय तक पहुंच रही है तो उसको तालियों के रूप में सुनना है या फिर अगले जन्म में घर घर जाके तालियां बजानी है। क्योंकि यह देश बलिदानों की परंपरा वाला देश है। 7.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। क्योंकि कविता को प्रारंभ करने के लिए कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम मां भारती को प्रणाम करते हैं, मां शारदा को प्रणाम करते हैं, हमारी परंपरा है। मैं एक बात कहकर के मेरे सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ मुझे प्रारंभ करें। और जो लोग खड़े हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हम बंदरों की प्रजाति के लोग हैं। मनुष्य पहले बंदर हुआ करता था, अगर आप विज्ञान थोड़ा बहुत समझते हैं तो। हालांकि छतरपुर का आदमी है, समझदार का होते। मैं तो अभी बस स्टैंड पे खड़ा था, मैंने पूछा भाई साहब, क्योंकि कल मेरा प्रोग्राम इंदौर है, मैंने पूछा इंदौर कौन सी बस आएगी। एक महोदय खड़े थे, उन्होंने कहा 20 नंबर। मैंने कहा भाई साहब अगर 20 नंबर निकल गए तो क्या होगा? उन्होंने कहा आप तो 10 वाली भी पकड़ सकते हैं। तो इतने समझदार आदमी केवल छतरपुर में ही मिल सकते हैं, यहाँ तालियां बजाई जाती हैं। जो लोग खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, डार्विन ने कहा है कि हम जिन अंगों का उपयोग नहीं करते वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अगर भगवान ने आपको बैठने के लिए कुछ, खड़े होने के लिए कुछ दिया है तो बैठने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा। इसलिए आप तशरीफ को अपनी कुर्सी पर रखें, कुर्सियां खाली हैं। तरलता चाहिए, इसको खड़े होकर नहीं आता। क्या है इस कविता की ताकत? 4 पंक्तियां किसी कवि की पढ़ता हूं कि तरलता चाहिए, इसको खड़े होकर नहीं आता। ये लघुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। ये महफिल है फकीरों की, जमीन पर बैठना होगा। कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं और एक बात कहकर मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम की बात हुई, जब बहादुर शाह जफर 87 साल का एक बूढ़ा मुसलमान नायक, जिन मुसलमानों को एक टिप्पणी करना चाहता हूं, सिद्दीकी जी की उपस्थिति होती है, पूर्व मंत्री जी की भी उपस्थिति है। हर एक व्यक्ति एक मछली होती है जो तालाब को गंदा करती है। एक टिप्पणी करना चाहता हूं, बुंदेलखंड का बेटा हूं, बहुत छोटा हूं, बड़े अनुभवी लोग बैठे हैं। एक टिप्पणी से मुझे प्रारंभ कर देना। जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो जिन मुसलमानों को वतन से ज्यादा मजहब से प्यार था वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जो अब्दुल कलाम के बेटे आज मेरे हिंदुस्तान में हैं, मैं समझता हूं उन्हें अपने मजहब से ज्यादा इस मुल्क, इस वतन से प्यार है। तब मैं कहना चाहता हूं कि बहादुर शाह जफर व 87 साल का बूढ़ा मुसलमान नायक जब वह अंग्रेजों के पास रंगून में नजरबंद था तो एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा, क्यों तुम्हारा हिंदुस्तान तो हार गया, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। तब उस 87 साल के बूढ़े महानायक ने कहा कि हाँ, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान। दमदमे में उसने कील से जेल की दीवार पर लिखा कि गाजियों में बू रहेगी, गाजियों में बू रहे, गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन जब चलेगी देख हिंदुस्तान की। ये कहने का साहस जिस व्यक्ति में हो सकता है, निश्चित रूप से महात्मा भारती का बेटा ही हो सकता है। जब अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई तो उनके घर से कोई दौलत शोहरत नहीं निकली। उनके घर से 2-7 जोड़ी कपड़े, कुछ 2500 किताबें और मात्र 4000 रुपए उनके कमरे से प्राप्त होते हैं। वह इस देश का एक समर्पित व्यक्ति होता है और जिनकी जुल्फें हमें सिखाती है, जिनका त्याग और समर्पण हमें सिखाता है कि हिंदुस्तान के लिए अपने आप को बलिदान और प्राण कैसे निछावर किए जाते हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां देकर मुझे प्रारंभ करें, मुझे हौसला दीजिए, क्योंकि जो मन मुझे मिलना चाहिए अभी तक मुझे नहीं मिला है। और निश्चित रूप से युवा सब बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, ये आपके अंदर हास्य भी पहुंचाएंगे और वीर रस की बात भी करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, चूंकि आजकल पत्रकारिता की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, अंकुर यादव जी आप बैठे हैं, आजकल हाँ मैं सही कह रहा हूं कि सूर्य से पहले जिस पेपर को घर के दरवाजे पर होना चाहिए वह आज केवल 3 चीजों के लिए दिखाई दे रहा है। पहला राशिफल, दूसरा शोक संदेश और तीसरा संदेश होता है आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं।
तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में अगर आप पत्रकारिता को नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं, उसके उत्थान और कल्याण के लिए चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहता हूं। इन कवियों को आधी रात में जागने की जरूरत क्या होती है? सुनील जोगी जी कहा करते हैं, वह कविता है जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। कविता की ताकत क्या होती है? वह कविता है जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वह कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वह कविता है जो घर घर मानस बनकर गाई जाती है। वह कविता है जिसके स्वर में आरती सजाई जाती है। वह वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे राग बबूला थे, जिसको गा करके सारे सेनानी फांसी झूले थे। दरबारों में जाकर गाओ, मंदिर में जाकर गाओ तो कविता भजन बन जाती है। दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। और माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की ताकत, यह स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों को जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर मन्नत मांगा करते हैं। ये तुलसी सूर कबीर मीरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। और इसी क्रम में हमारे बीच में चंबल, जो डाकू का क्षेत्र कहा जाता है, भिंड से हमारे बीच में प्रतीक सिंह चौहान की उपस्थिति होती है। वह निश्चित रूप से जब आप उनको सुनेंगे तो आपको उनके कंठ से चंबल की धरती का एहसास नहीं होगा, आपको ब्रज माटी की सुगंध दिखाई देगी, सुनाई देगी। तब ऐसे गीतकार को मैं शारदे की वंदना, मैं शारदे का आह्वान करने के लिए 4 अंकों के माध्यम से उन्हें बुलाना चाहता हूं कि शूल बिछे आंगन में उनको सुमन करें, शूल बिछे आंगन में उनको सुमन करें, शब्दों की समझा दे करके हमन करें। और गौ गंगा जननी भारत माता के संग आओ सरस्वती माता को नमन करें, आओ सरस्वती माता को नमन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मां शारदे का आह्वान करने के लिए प्रतीक सिंह चौहान। ऐसी झांकी बिल्कुल पहली बार देख रहा हूं और ये आपकी सोच को प्रणाम करने का अवसर है। भैया इसका थोड़ा ईगो खोलना। आइए मां से प्रार्थना करते हैं कि हिया नवरस का आलय कर दो, मैया मन देवालय कर दो। हिया नवरस का आलय कर दो, मैया मन देवालय कर दो। मां से प्रार्थना पहला बार कि शब्द शब्द हो सुमन सरीखा, गायन बहते पवन सरीखा। आरतियों सम छंद लगे मां, गीत गीत हो भजन सरीखा, गीत गीत हो भजन सरीखा। स्वर पर से ज्यों बरखार स्वर पर से ज्यों बरखार झुम, कंठ आज में आलय कर दो, मैया मन देवालय कर दो, मैया मन देवालय कर दो। और वहां से एक सुचितापूर्ण जीवन की कामना कि सत्य झूठ का ज्ञान रहे मां, क्षमताओं का भान रहे मां। अहम खड़ा हो लोगों पर, स्वाभिमान संज्ञान रहे मां, स्वाभिमान संज्ञान रहे मां। सीख सके कुछ आने वाले, सीख सके कुछ आने वाले। किरदार सहज विद्यालय कर दो, मैया मन देवालय कर दो, मैया मन देवालय कर दो, मैया मन देवालय कर दो। और प्रार्थना में एक कवि, एक गीतकार वहां से क्या कामना कर सकता है कि प्राणों की सुचिता बनी रहे, वाणी में कविता बनी रहे, अंतर मन की गहराई
भावों की सरता बनी रहे, भावों की सरता बनी रहे। बह निकलेगी गीतों की गंगा, बह निकलेगी गीतों की गंगा। मेरी कलम हिमालय कर दो मैया, मन देवालय कर दो मैया, मन देवालय कर दो। जय मां शारदा। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रतीक सिंह चौहान का हौसला अफजाई तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आप तालियां बजाने में असमर्थ हैं तो मूंगफली भी मिल सकती है, इसीलिए बस स्टैंड पर कार्यक्रम कराया है गोस्वामी जी ने, है ना। ये सिद्धि विनायक समिति का कार्यक्रम है और निश्चित रूप से कोई भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए, उसे सफल करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं की, तमाम लोगों की कई दिन की मेहनत होती है, कई दिनों का परिश्रम होता है, तब जाकर वह कार्यक्रम सफल होता है, साकार होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं अरविंद गोस्वामी जी और उनकी पूरी टीम, एक बार इनके सम्मान में आप सबकी दो तालियां बज जाएं। और मैंने इनके सम्मान में तालियां इसलिए बजवाई क्योंकि लिफाफा वहीं अटका है। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी तारीफ नहीं होगी पेमेंट तब तक नहीं होगा। अच्छा, मैं तो कहता हूं अरविंद गोस्वामी जी वित्त मंत्री बनने के लायक हैं। जब इनका मुझे फोन आया कि आपको छतरपुर आना है कवि सम्मेलन के लिए 30 तारीख को, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ब्राह्मण आदमी हूं, आ जाऊंगा। भाई दक्षिणा किसको बुरी लगती है? तो मैंने इनको हाँ तो भर दी, लेकिन मन में एक प्रश्न था कि यार पेमेंट का एक बार पूछ ले कि मानदेय कितना है, धन कितना मिलेगा। तो मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब धन कितना है? तो उन्होंने कहा वो महेश कांगड़ा जी आ रहे हैं राजस्थान से, आप तो ललितपुर के हैं। तो हमने कहा फिर भी बता दीजिए। प्रतीक सिंह चौहान आ रहे हैं भिंड से, आप तो अपने ललितपुर के हैं। तो हमने कहा बता दीजिए एक बार, आप देना कितना चाहते हैं? तो बोले प्रतीक सिंह चौहान जी भिंड से आ रहे हैं, आप तो परिचित होंगे। हमने कहा परिचित है। तो बोले आप कितना लेंगे? हमने कहा ठीक है भाई, इतने बड़े बड़े कवि आ रहे हैं तो मुझे प्रतीक सिंह चौहान से 1000 रुपये कम दे देना। तो अरविंद गोस्वामी जी का जवाब सुनना और फिर उनके सम्मान में आपकी तालियां उठे। तो अरविंद गोस्वामी जी ने कहा अगर आप कह रहे हैं कि हम प्रतीक सिंह चौहान से 1000 रुपये कम में आ जाएंगे तो आप आ जाइए, प्रतीक सिंह चौहान 1000 नहीं आ रहे। अब आप समझे ऐसी स्थितियां हैं भाई साहब, हमारी राजनीति भी गजब का मोड़ ले रही है। स्थितियां तो ऐसी है कि सभी को दिख रहा है तुम नए परिधान पहने हो, सभी को दिख रहा है तुम नए परिधान पहने हो, पता है सूट के भीतर फटी बनियान पहने हो। ये स्थितियां सब राजनेताओं की हैं। मैं तो भाई साहब, मेरा एक दोस्त है, उसे राजनीति का बड़ा शौक था। हम कविता की लाइन में आ गए, वो आज नेता है। तो उसने अपने पिताजी से कहा, उसके पिताजी भी नेता थे। नेता अगर मेरे सामने हो तो उनका ध्यान चाहता हूं, और अगर मैंने बात सही कह दी हो या फिर आप भी उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत गुंजाइश देगी या गुजरी हो तो फिर आपका मैं समर्थन चाहता हूं। मेरे मित्र के साथ बड़ी घटना हो गई साहब। उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं नेता बनना चाहता हूं। तो पिताजी ने पहले तो जवाब दिया कि नेता बनना थोड़ी पड़ता है, वो तो अपने आप बन जाते हैं। तो उसने कहा नहीं पिताजी मैं बनना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। तो उसके पिताजी ने कहा बेटा छत पर जाओ। लड़का छत पर चला गया। फिर पिताजी ने नीचे से आवाज लगाई छत से कूद जाओ। तो बेटे ने कहा पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? तो बोले नहीं बेटा कूद जाओ। तो फिर वो बेटा छत से कूद गया। कूदने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए तो बेटे ने पूछा कि पिताजी आपने मुझे छत से कूदने के लिए क्यों कहा? तो पिताजी ने कहा कि बेटा राजनीति में बाप की बात पर भी भरोसा नहीं करते। और ये ताली वही बजा रहे हैं। अच्छा स्थितियां भाई साहब यहां तक सामान्य नहीं है। मैं ललितपुर से हूं, हमारे यहाँ गांधी चौराहा हुआ करता है। मैं एक रात 11 बजे किसी कवि सम्मेलन से लौट रहा था तो गांधी जी की अचानक आवाज आई पंडित रुक जाओ। मैं रुक गया। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि पंडित एक बात बताओ, इस देश को आजादी किसने दिलाई? तो मैंने कहा बापू ने। अच्छा आप बापू से महात्मा गांधी समझे, दूसरे बापू की बात नहीं कर रहा हूं, वो खुद आजाद नहीं हो पा रहे। तो मैंने कहा बापू आपने आजादी दिलाई? तो महात्मा गांधी जी ने कहा अगर मैंने आजादी दिलाई तो छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप ये सब लोग घोड़े पर बैठे हैं और मैंने आजादी दिलाई, मैं यहाँ लकड़ी लेकर पैदल खड़ा हुआ हूं।
मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? तो मैंने कहा आप बताइए चाहते क्या है? तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ मैं भी घोड़े के ऊपर बैठूं, मेरा भी ऐसा चित्र लगे। अब चूंकि ब्राह्मण आदमी अपने लिए अपने पास इतना पैसा है नहीं कि अपन खुद अपना खर्चा चला सके, तो हम अपने मोहल्ले से एक नेताजी को ले आए, वो पार्षद थे। जैसे हम महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे अपने पार्षद नेता को लेकर, तो महात्मा गांधी ने फिर पुनः जोरदार आवाज लगाई, ये पंडित। तो मैंने कहा क्या हुआ बापू जी? तो गांधी जी ने कहा मैंने तुमसे घोड़ा लाने को कहा था। बात आप तक पहुंच रही है तो तालियां बजा सकते हैं। अच्छा, स्थितियां कुछ और भी बदल गई भाई साहब। मोदी जी शपथ ले रहे थे और आंसू भी बहा रहे थे, सामने आडवाणी जी बैठे थे। अब मोदी जी से पूछा गया कि आप यहां तक कैसे पहुंचे, आप तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मोदी जी के सामने आडवाणी जी बैठे थे, तो मोदी जी ने कहा कि मैं यहाँ आडवाणी जी की बदौलत पहुंचा हूं। फिर आडवाणी जी से भी किसी पत्रकार ने पूछ लिया, तो उन्होंने कहा मैं जहां बैठा हूं वहां मोदी जी की वजह से बैठा हूं। तो स्थितियां दोनों तरफ सामान्य नहीं है। हालांकि आप लोग पता नहीं सुनना क्या चाह रहे हैं, या तो पत्नी पीड़ित संघ से है या फिर कोई आंतरिक समस्या आपको दिखाई दे रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाने, ताकि पहले कभी को मैं आप सबके बीच में रखूं। हमारे बीच में भोपाल से भाई आनंद चौड़े जी बैठे हैं, मैं भी उनको पहली बार सुनूंगा। और निश्चित रूप से क्योंकि कवि की क्षमता क्या होती है, मैं पंक्तियां पढ़ने के साथ भाई आनंद चौड़े को आवाज देना चाहता हूं कि कवि का माथा ही है अंबर, कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पद से पाताल बना, कवि के अधरों की लाली से रंग रूप उषा का काल बना, कवि रोया सावन घन उमड़े मरु की चिर संचित प्यास बुझी, रिमझिम आंसू की बूंदों से करुणा को भी आभास मिला, कभी हंसा फूल हंस पड़े और हीरा को भी हास मिला, पतझड़ के सूखे पत्तों को भी मुस्काता मधुमास मिला, कवि के अंतस में आग भरी, कवि के आंखों में पानी है, हम कवि है, कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है, हम कवि है, कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब पहले कवि का स्वागत करें भाई आनंद चौड़े। एक बार आप लोग तालियां बजा के सूचित करें कि आप ही बैठे, ऐसा लग रहा गमले रखे हुए हैं पीछे। हाँ, हलचल हुई तो समझ आ रहा है इंसान है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मुझे पहले कवि के रूप में पंकज भाई ने आमंत्रित किया है। तो आप लोग सब छतरपुर के हैं, बुंदेलखंड से, तो आप समझते होंगे हम कभी फल वाले के पास या सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाते हैं तो एक मार्केटिंग टेक्निक होती है, आगे सजा के अच्छे अच्छे फल रखे जाते हैं और वो अच्छे फल दिखा के आपको पीछे के टिका दिए जाते हैं। तो मैं वो अच्छा फल हूँ और ये आपको टिका दिए जाएंगे। आप तक बात पहुंची तो एक बार जोरदार तालियां। मैं सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करता हूँ। पंकज भाई आपकी इजाजत से, क्योंकि आज सदर मोहतरम नहीं है, तो आपकी बहुत स्वागत। पीछे व्यवस्थाएं चालू है कुछ सब लोग। देखिए, मैं पहला कवि हूँ, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि मुझे इन लोगों के लिए भूमिका तैयार करनी है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप मेरा साथ थोड़ा ज्यादा दें। देखिएगा, पंकज भाई ने यहाँ वो पैसों की बात कर रहे थे कि पेमेंट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। पंकज भाई आप भूल गए, शायद ये छतरपुर है। ये सवाल गलत है कि पेमेंट कितना मिलेगा, सवाल ये होना चाहिए था हम यहाँ से लेके जा कितना पाएंगे। भाई साहब हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे यहाँ बेटा बाप की नहीं सुनता, चाचा की नहीं सुनता। देखिए, ये झांकी है। पहला मैंने कुछ और सोचा था, पर मैं कुछ दो पंक्तियां हैं मेरी जो मैं जो रेडियो एफएम पे शो करता हूँ उसमें चर्चित है। ये झांकी देख के वो पंक्तियां मेरे जहन में आती हैं, मैं आप तक वो पंक्तियां रखता हूँ और आपको वो दो पंक्तियां समझ आए और आप उससे सहमत हो तो आप तालियों के रूप में आपका आशीर्वाद और आपकी स्वीकृति मिले मुझे। देखिएगा, दो पंक्तियां हैं। हमें नफरत कुछ लोगों से है, हिंदू या मुसलमान से नहीं। हमें नफरत कुछ लोगों से है, हिंदू या मुसलमान से नहीं। हमें नफरत कसाब जैसों से है, बिस्मिल या कलाम से नहीं। हमें नफरत कसाब जैसों से है, बिस्मिल या कलाम से नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, ऐसा कहना पड़ रहा है मुझे, पर मेरा मन नहीं है। एक बार देखिए, आप लोगों में जान है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के सूचित कीजिए। देखिए, आप लोग ये मन आप मिलता रहेगा तो मेरे बाद आप इन लोगों के जो भूमिका तैयार होंगी, आपके सामने अपना जो सर्वश्रेष्ठ है आपके बीच में रखेंगे। वैसे तो ये सभी सर्वश्रेष्ठ है,
देखिएगा कि अब मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ, आप तक पहुंचे तो मुझे एज यूजुअल आप लोगों को मुझे सूचित करते रहना है बीच में तालियों के माध्यम से। देखिएगा कि शुक्र है कि आप जैसों का दीदार हो जाता है, शुक्र है कि आप जैसों का दीदार हो जाता है, वरना ये शख्स जहनी बीमार हो जाता है। वाह! शुक्र है कि आप जैसों का दीदार हो जाता है, वरना ये शख्स जहनी बीमार हो जाता है। मैं लड़का तो ठीक हूं, बस एक ऐब है मुझ में। मैं लड़का तो ठीक हूं, बस एक ऐब है मुझ में। कोई हंस के भी देख ले तो प्यार हो जाता है। मैं समझ गया आप क्या सुनना चाहते हैं। देखिएगा 4 पंक्तियां, देखिएगा कि क्यों तू बिन बात मुझसे लड़ने बैठ जाता है। ये सबके साथ होता होगा, बताएगा कोई नहीं, पर होता है। क्यों तू बिन बात मुझसे लड़ने बैठ जाता है, कहता नहीं मगर मेरा दिल बैठ जाता है। वाह! और लबों को चूमने से कोई परहेज नहीं मगर, लबों को चूमने से कोई परहेज नहीं मगर, ज्यादा मीठे से मेरा गला बैठ जाता है। वाह! मैं आप लोगों के बीच में एक गजल रख रहा हूं और उस गजल में रदीफ है, कमाल है। तो आप लोग देखिए जागृत हो, इसलिए इस गजल को यहाँ रख रहा हूँ। कमाल है, आप लोगों को मेरे साथ बोलना है। सभी जो अग्रज आगे बैठे हैं उन लोगों से भी विशेष विनती है, और जो पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों को तो बोलना ही है। आप लोग समझ जाएंगे कमाल है कहाँ बोलना है और कब बोलना है। तो देखिएगा कि हरदम उनका बस एक ही सवाल है, कमाल है, यहाँ आपको बोलना है। देखिएगा कि नहीं बोलेंगे मैं यही लाइन पढ़ता रहूंगा रात भर, किसी की बारी ही नहीं आएगी। देखिएगा कि हरदम उनका बस एक ही सवाल है, कमाल है, पूछते हैं और बताओ क्या हाल है, कमाल है, कमाल है। और हिजर का फैसला मेरा था और बेवफा भी मैं हूं। इधर से कमाल है, गलत टाइम पे कमाल है नहीं। हिजर का फैसला मेरा था और बेवफा भी मैं हूं, फिर भी बिछड़ने का मलाल है, कमाल है, कमाल है। और देखिएगा कि मेरे माथे पे चूम रहा है कोई और, मेरे माथे पे चूम रहा है कोई और, मेरे जहन में अब भी तेरा ख्याल है, कमाल है। और देखिएगा लड़के मर भी जाए तो कोई पूछता नहीं हाल तक हमारा, लड़के मर भी जाए तो कोई पूछता नहीं हाल तक हमारा, लड़की छींक दे तो हर हाथ में रुमाल है, कमाल। ये लड़की रुमाल पे आई है बात से, सही बात कहोगे तो आएगी। और झूठ कहते हैं सब कि लड़के शराब पीते हैं, झूठ कहते हैं सब कि लड़के शराब पीते हैं, लड़के पानी पीते हैं बस उसका रंग लाल है, कमाल है। चलिए मैं आपके बीच में एक दूसरे किस्म की नजर रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा ये छोटे बच्चों के लिए लिखी थी, मंच ध्यान दे। देखिएगा छोटे बच्चों के लिए लिखी हुई गजल है, आप लोग विशेष ध्यान दे। देखिएगा कि जब बच्चे छिपकर घर से निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब बच्चे छिपकर घर से निकलते हैं, मानो बद पिंजरों से पंछी निकलते हैं। जब बच्चे छिपकर घर से निकलते हैं, मानो बद पिंजरों से पंछी निकलते हैं। और मत सिखाओ इन्हें धर्म की सियासत साहब, मत सिखाओ इन्हें धर्म की सियासत साहब, बारूद बोने से थोड़ी आम निकलते हैं, बारूद बोने से थोड़ी आम निकलते हैं। और देखिए फीके पड़ जाते हैं मेरे करकराते नोट, फीके पड़ जाते हैं मेरे करकराते नोट, जब एक नन्ही सी मुट्ठी से चंद सिक्के निकलते हैं, जब एक नन्ही सी मुट्ठी से चंद सिक्के निकलते हैं। और पिघलते देखा है मैंने बड़े बड़े पत्थर दिलों को, पिघलते देखा है मैंने बड़े बड़े पत्थर दिलों को, जब नवजात लबों से पहले शब्द निकलते हैं, जब नवजात लबों से पहले शब्द निकलते हैं। और देखिएगा जो आज हमारी गिनतियों तक में शामिल नहीं है, जो आज हमारी गिनतियों तक में शामिल नहीं है, इन्हीं में से कोई भगत और कई कलाम निकलते हैं।
इन्हीं में से कई भगत और कई कलाम निकलते हैं। चलिए, राम भगवान के बारे में भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न कवियों ने कुछ कुछ कहा है, पर मुझे नहीं लगता किसी ने उनके रौद्र रूप का वर्णन किया है। मैंने रामायण से 100 दृश्य लिखे हैं, उनमें से एक दृश्य मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। पूरी रामायण में, सभी लोगों को ज्ञात होगा, पूरी रामायण में राम भगवान को सिर्फ केवल एक बार क्रोध आया था, जब वो समुद्र देव से विनती करते हैं कि हमें लंका जाने के लिए मार्ग दिया जाए, और जब समुद्र देव उनकी विनती अर्चना ठुकरा देते हैं। सिर्फ केवल एक ही ऐसा समय था जब राम भगवान को क्रोध आया। सिर्फ आप लोग उस दृश्य को ध्यान में रखिएगा। जो पुराने लोग हैं वो तो अच्छे से जानते ही होंगे इस चीज को, और हमारे नए लोगों ने भी लॉकडाउन में देख ही ली है, तो वो दृश्य आप ध्यान में रखिएगा। और बस उस दृश्य को ध्यान में रखते हुए मेरी कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि राम ने कर ली घोर तपस्या, नहीं सुलझती फिर भी समस्या। राम ने कर ली घोर तपस्या, नहीं सुलझती फिर भी समस्या। दशरथ लाल किए अभिनंदन, किया आग्रह था में स्पंदन। राम की बढ़ती बड़ी विडम्बना, सूझ रहा अब उत्तर कोई ना। राम की बढ़ती बड़ी विडम्बना, सूझ रहा अब उत्तर कोई ना। कब तक बना रहूं मैं याचक, देखते वानर हो के पहुंचक। जब सागर ने एक न मानी, राम ने फिर प्रत्यंचा था। जब सागर ने एक न मानी, राम ने फिर प्रत्यंचा तानी। रौद्र रूप बड़ा रक्तचाप होगा जल में, अब रक्तपात और रत्नहीन होगा रत्नाका। रह जाए पाताल समाकर, सागर को भी झुकना होगा, लहरों को भी रुकना होगा। रहे साक्षी सारा संसार, कैसे हुआ था जल संसार, कैसे हुआ था जल संसार, कैसे हुआ था जल। पुरुषार्थ को थे जानते, इसलिए वो राम थे। मर्यादा को थे मानते, इसलिए वो राम थे, इसलिए वो राम थे। एक बार जोरदार तालियों से ये सूचित करें आपको समझ कितना आ रहा है। देखिए, कुछ लोग बीच बीच में थोड़ी थोड़ी तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग बीच में तालियां रोक देते हैं। तो एक छोटी सी रचना है। अभी मेरी शादी हुई है हाल ही के दिनों में, शादी के 6 महीने बीत चुके हैं। बढ़िया है। तो बस ये मेरे दिमाग में कुछ चीजें मैं आज लिख रहा था, तो मुझे लगता है कि दद्दा आफ्टर 8 PM नो PM। असली आनंद यही ले रहे हैं। देखिएगा कि कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, जो भी अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं वो इस चीज से सहमत होंगे। थोड़ा सा मन दीजिएगा। स्वागत है, स्पेशल गेस्ट हैं सर, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमें उनसे। देखिएगा, शादी के शुरुआती सालों में क्या होता है और परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। देखिएगा कि पहले पति बोला, सुनिएगा, देखिएगा साहब कि पहले पति बोला, पहले पति बोला मुझे सच्चा प्यार लगती हो तुम। पहले पति बोला मुझे सच्चा प्यार लगती हो तुम। बात जो सवरने की तो 16 श्रृंगार लगती हो तुम। कुछ साल बीते तो फिर पति कहने लगा, कुछ साल बीते तो फिर पति कहने लगा, मेरे माथे पे हथौड़े का प्रहार लगती हो तुम। मेरे माथे पे हथौड़े का प्रहार लगती हो तुम। पहले बिना मेकअप लगती थी तुम अप्सरा सी, पहले बिना मेकअप तुम लगती थी अप्सरा सी। अब मेकअप के बाद भी भंगार लगती हो तुम। अब तो मेकअप बाद भी भंगार लगती हो तुम। सामने जो रहती हो तो, सामने जो रहती हो तो कमियां ही दिखती है। मायके जो जाती हो तो मजेदार लगती हो तुम। मायके जो जाती हो तो मजेदार लगती हो तुम। लेकिन हम मतलब पति पत्नी के व्यंग होते हैं, ये जो लाइनें हैं, लेकिन आखिरी की 2 पंक्तियां मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में पति व्यंग जरूर करते हैं पत्नियों के बारे में, हम भी बोलते हैं, लेकिन असल में हमारे दिल में क्या चलता है। देखिएगा कि कितना कुछ भी मैं कह लूं लेकिन सच है ये, कितना कुछ भी कह लूं मैं लेकिन सच है ये।
दुख में जो मैं पुकारूं पहली वो पुकार लगते हो तुम, दुख में जो मैं पुकारूं पहली वो पुकार लगते हो तुम। एक बार तालियों से आग्रह करें, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आखिरी की 4 पंक्तियां आपके बीच में रख के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। देखिएगा पंकज भाई, आखिरी की 4 पंक्तियां हैं। अभी हाल ही में भोपाल में एक छोटी बच्ची 3 साल की, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 3 साल की छोटी बच्ची क्या ही है, और एक 28 साल की लड़की थी, उसके साथ भी अभी हाल ही के दिनों में दुष्कर्म हुआ। तो वो 4 पंक्तियां मैंने बस उस माहौल को देखते हुए लिखी थी कि देखिएगा कि बड़ा मिला एक शजर कई हिस्सों में काटा, बड़ा मिला एक शजर कई हिस्सों में काटा हुआ, लग रहा था दरिंदों के बीच बांटा हुआ, लग रहा था दरिंदों के बीच बांटा हुआ, और रख इस जमाने में कान्हा के आने की आस। देखिएगा, रख इस जमाने में कान्हा के आने की आस, बेवजह द्रौपदी का बड़ा घाटा हुआ, बेवजह द्रौपदी का बड़ा घाटा हुआ। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में आनंद चौरे जी थे, जो इसी सिद्धि विनायक समिति के शायद सदस्य हैं या जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से इन्हें मेहमान कह लें या मेजबान कह लें, ये आपके अपने बीच है। इनके बीच में जोरदार तालियां आनंद चौरे जी के लिए, ताकि इनका भी हौसला अफजाई और उत्साह वर्धन हो सके। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आप भी उन तमाम बड़े मंचों पर एक सितारे की भांति चमकते हुए दिखाई देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन ही रहने दें, विधानसभा और लोकसभा की भांति ना चलाएं। इसलिए जो भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, उससे मेरा निवेदन है, ये जो तब तो घूम रहे हैं सही स्थान पर बिठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आरंभ करना चाहते हैं। हमारे बीच में 2 कवि शेष हैं, जो विशेष है कुछ ही देर में हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित होंगे, और मैं इस कार्यक्रम में जो आज पहले कवि हैं अनिल मुदगल, जो मुरैना चंबल से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं। ये बचपन से ही थोड़ा शरारती किस्म का व्यक्ति है, आप इसे देख रहे हैं। क्योंकि चंबल का आदमी है, वहां आदमी चोरी नहीं करते, डाका डालते हैं। तो जब चंबल का व्यक्ति है, ये तो गलती से कविता में आ गए, नहीं तो कुछ और ही करते। हाँ, भीड़ है, वहां करने के लिए बहुत सारे काम हैं। अनिल मुदगल वीररस का एक नौजवान कवि है। जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, तो भगत सिंह की मां विद्यावती ने कहा कि भगत सिंह, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फांसी को रोक सकती हूँ, रुकवा सकती हूँ। तब भगत सिंह ने अपनी मां से कहा कि नहीं मां, क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो उड़ना बहुत जरूरी है, और अगर काटनी है हमको भारत मां की जंजीरें, तो फिर मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, तो फिर मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करें अनिल मुदगल। चंबल से आया हूं, और ब्राह्मण बालक होने के नाते प्रत्येक बात को मंत्रोच्चारण के साथ आरंभ करने में रुचि रखता हूं, और मेरे जीवन का यदि सबसे बड़ा मंत्र कुछ है तो वह है भारत माता की जय। एक सिंगनी के शावक अपनी माता की जयकार इतने मंद स्वर में तो नहीं लगाते। एक बार मेरे साथ दहाड़ कर बोलेंगे, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए। माता दुर्गा के पंडाल में खड़ा होकर एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। हम इस देश के सबसे मजबूत लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आजादी के 75 वर्ष पश्चात एक प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि किसी महकते आंगन की खिलती फुलवारी जाती है, किसी महकते आंगन की खिलती फुलवारी जाती है, एक पिता के घर की इज्जत रोज उतारी जाती है, और किसी महकते आंगन की खिलती फुलवारी जाती है, एक पिता के घर की इज्जत रोज उतारी
जाती है, सीता और राधा के घर में बेटी मारी जाती है। यह देश प्रेमियों की भूमि रहा है। अद्भुत प्रेमियों ने जन्म लिया है इस देश में। कोई करता है प्रेम किसी आन बान से, तो कोई करता है प्रेम किसी घर द्वार से, कोई करता है प्रेम महल अटारियों से, कोई करता है प्रेम किसी व्यवहार से, कोई करता है प्रेम महल किलों से, तो कोई करता है प्रेम किसी दरबार से, और कौन करता है किसे उसकी तो वही जाने। हम करते हैं राजा राम सरकार से, हम करते हैं राजा राम सरकार से। अद्भुत प्रेम की भूमि रही है सर। एक बार अद्भुत प्रेम पढ़ता हूं कि एक आशिक ने मुझसे पूछा, तेरी प्रेयसी कौन है? इसको तो तू भी करता है, पर रहता क्यों तू मौन है? प्यार किया है डरना कैसा, अपना प्रेम जता दे तू, जिस पर मर मिटने तत्पर है उसका नाम बता दे तू। मैंने बोला प्यार का नाटक यार मुझे नहीं भाता है, दो शब्दों में प्रेम जताना यार मुझे नहीं आता है। हे आलिंगन के बुनियादी मेरा मौन स्वीकार करो, हे आलिंगन के बुनियादी मेरा मौन स्वीकार करो, और मुझे समझना चाहो तो बस भारत माँ से प्यार करो, मुझे समझना चाहो तो बस भारत माँ से प्यार करो। मैंने कहा उस आशिक से कि तू चुंबन की यादें लिखता, मैं भी चुंबन गाता हूँ, तू लाता नित गौर प्रिया में भगत सिंह को गाता हूँ। अरे तेरे और मेरे चुंबन में फर्क यहीं पर घूमा है, और तूने अदर कपोल चुने, मैंने फांसी को चुमा है। तूने अदर कपोल चुने, मैंने फांसी को चुमा है। एक बार प्रेम पढ़ता हूँ कि प्रेमियों की भूमि है भारतीय वसुंधरा, कई सारे प्रेमियों के नाम मिल जाएंगे। जब भी चलेगी कई बात में से भानुजा की बांसुरी बजाते हुए श्याम मिल जाएंगे, और देख लोगे प्रेम तप पार्वती का अनिल, प्रेमी चरणों में चारों धाम मिल जाएंगे। और चीर के दिखा दे पक्षी अधिवीर बजरंग, तुमको समक्ष सिया राम मिल जाएंगे। चीर के दिखा दे पक्षी अधिवीर बजरंग, तुमको समक्ष सिया राम मिल जाएंगे। लोग कहते हैं हम प्रेम में चांद तारे तोड़ लाएंगे। किसी ने ताजमहल बनवा दिया, किसी ने ताजमहल बनवा के उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए। मैं एक अद्भुत प्रेम की निशानी पढ़ना चाहता हूँ, जोरदार तालियां उठाइएगा। कि लेखनी चलाने वाले हृदय की वेदनाओं भाव लिपिबद्ध कर छंद बना देते हैं। लेखनी चलाने वाले हृदय की वेदनाओं भाव लिपिबद्ध कर छंद बना देते हैं। बातों से ही बात नहीं बनती है बातवीर, प्रेम वाली बातों को ही द्वंद बना देते हैं। केवल दिखावा मात्र प्रेम होता नहीं, प्रेमी चारों ओर प्रेम की सुगंध बना देते हैं। और प्रेम बस पल्लवी सी प्रेम का को पाने राम, सागर को बांध से तू बंद बना देते, सागर को बांध से तू बंद बना देते। कहा जाता है मेरे कन्हैया के बारे में 16,108 को धोखा दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये वही कन्हैया है जिसके बारे में अफगान से आए मुसलमान रसखान आकर कहते हैं कि तेरी गलियों का हूं आशिक, तू एक नगीना है, तू ही मक्का, तू ही काबा, तू ही मदीना है। मेरे कन्हैया ने अद्भुत प्रेम किया, और जब कन्हैया ने प्रेम किया कि स्वरता बढ़ाने हेतु पार्थ के सारथी का शब्द स्वरता बढ़ाने हेतु पार्थ के सारथी का रण क्षेत्र मध्य शब्द शर बन जाता है। एक जुगनू भी कभी प्रखर प्रकाश हेतु ते मेरे विनाशी दिल कर बन जाता है। अरे सामने खड़ा प्रश्न जानकी की रक्षा हेतु बलिदानी जटायु का पर बन जाता है। और कंठ शिशुपाल काले बलों के पद हेतु बांसुरी बजैया चक्रधर बन जाता है, बांसुरी बजैया चक्रधर बन जाता है। दिव्य देश भारत के धर्म सनातन की समता का कौन यह धर्म सर्वव्यापी है। इस धर्म में ही जन्म लेके प्रभु वामन ने 2 पैर चलकर सारी सृष्टि नापी है। हमने दिया है जवाब उन पैरियों को सदा जिनने हमारी शक्ति कभी कम भापी है। और 10 कंदरों का अभिमान चूर करने को राम भक्त अंगद का एक पैर का 10 कंदरों का अभिमान चूर करने को राम भक्त अंगद का एक
राम भक्त अंगद का एक पैर काफी है। बात भाईचारे की हुई थी साहेब, मैं हिंदुओं का पक्ष भाईचारे के लिए रखना चाहता हूं। स्वागत है कि भाईचारे वाली बात बोलोगे जो प्रेम से दो, प्रेम वाली चलनी में हम चल जाएंगे, लेकिन हमारे कर्म धर्म पर आँचाई ठान लेंगे युद्ध और हम बन जाएंगे। भाईचारे वाली बात बोलोगे जो प्रेम से तो प्रेम वाली चलनी में हम चल जाएंगे, लेकिन हमारे कर्म धर्म पर आँचाई ठान लेंगे युद्ध और हम बन जाएंगे। सनातनी मंदिरों को पुनः प्राप्त करने को, जातियों को आगे कर हम कर जाएंगे। और सौम्यता सरलता से बात यदि बनी नहीं, परसा उठा के परशुराम बन जाएंगे, परसा उठा के परशुराम बन जाएंगे। इस देश में कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, केवल कहने की बातें हैं कि घर परिवार यदि टूट रहे टूटे, किंतु मतभेद भाइयों का त्याग नहीं पाएंगे। बालकों को भेज देंगे अंग्रेजी माध्यमों में और फिर शिक्षकों को फादर बताएंगे। देव और वेद एक कोने में धरे, किंतु अजमेर जाकर के चादर चढ़ाएंगे। यही सब करना है, यही सब करेंगे क्या, यही सब कर हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे। लेकिन ये मंच वह मंच है जहां से सद्भावना की बात करी जाती है। ये मंच, ये जब तस्वीर देखता हूं तो मन आह्लादित हो जाता है कि दुर्गा माता का पंडाल है, अध्यक्ष सिद्दकी साहब हैं, ये सब देश जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज के युवा इस देश से विमुख होते चले जा रहे हैं। आज के युवा इस देश पर रोड पर खड़े होकर गाने गाते हैं, बेबी को बेस पसंद है। इस देश के युवाओं के आदर्श क्या होने चाहिए, मैं एक चंद रखता हूं कि तरुणाई गाती रही मुन्नी शीला वाले गीत, माता भारती का यह गान कौन करेगा। तरुणाई गाती रही मुन्नी शीला वाले गीत, माता भारती का यह गान कौन करेगा। हम भारतीय यदि स्वार्थ में जिएंगे तो दधीची सी हड्डियों का दान कौन करेगा। अरे झूठे अदाकारों को ही मानते रहेंगे हीरो। शाहरुख खान को आदर्श मानोगे तो गजेड़ी उसका पुत्र ही पाओगे। बहुत अच्छे कि तरुणाई गाती रही मुन्नी शीला वाले गीत, माता भारती का यह गान कौन करेगा। हम भारतीय यदि स्वार्थ में जिएंगे तो दधीची सी हड्डियों का दान कौन करेगा। अरे फिल्मी अदाकारों को ही मानते रहेंगे हीरो, सैनिकों पे कहो अभिमान कौन करेगा। और नौजवान यदि गाने लगेंगे नशीले पे, नौजवान यदि पीने लगेंगे नशीले पे, रण क्षेत्र मध्य रक्तपान कौन करेगा। नौजवान यदि पीने लगेंगे नशीले पे, रण क्षेत्र मध्य रक्तपान कौन करेगा। और युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आदर्श क्या बनाना चाहिए। माफ कीजिएगा, बेबी को बेस पसंद है गाने से देश का उत्थान नहीं होगा। कि नयन गड़ाए रब लक्ष्य साधना की ओर, पगले के जैसा ही निवेश होना चाहिए। धर्म प्रचार यदि करना है ऐसे करो, राष्ट्र भक्ति वाला उपदेश होना चाहिए। अरे पास तेरे धन न हो, तन पे बसन न हो, ईमानी का गुण बंधु शेष होना चाहिए। और बेबी को पसंद हो पेशिया कलेश चाहे, आपको पसंद मेरा देश, आपको पसंद मेरा देश होना चाहिए। यह देश पहले कैसा था और इस देश को कैसा बना दिया गया है। अंतिम रचना है, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूं। स्वागत है भाई। कि गली गली में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, बहुत बड़ी भूल हुई है। अंतिम पंक्ति रखना चाहता हूं, अंतिम रचना रखना चाहता हूं कि गली गली में राष्ट्रभक्ति की पंक्ति गूंजी जाती थी। यही देश था जहां सदा से नारी पूजी जाती थी। अरे सत्यम शिवम सुंदरम बाला, पावन दौड़ सुरुता जी, और राम कृष्ण की भूमि वाला भारत विश्व गुरु था जी। लेकिन परिस्थितियां बदल दी गई कि राम कृष्ण की भूमि वाला भारत विश्व गुरु था जी। सत्य सनातन वाला वो माहौल बिगाड़ा किसने। राम कृष्ण की भूमि का भूगोल बिगाड़ा किसने। और देश की खातिर कहो करिए यहाँ भलाई किसने। और वोट के बदले नोट की नीति कहो चलाई किसने। वोट के बदले
फौज चलाई किसने? आज दिल में सांपों को बोलो था पाला किसने? प्रेम प्रीति के चरक रंगों को किया था काला किसने? और पिलाया माँ मीरा को विष का प्याला किसने? और पिलाया माँ सिया को देश निकाला किसने? अरे बिस्मिल की माटी पर मेला काम किया है किसने? और भारतीय माता को बदनाम किया है किसने? अरे किसने आकर धर्म युद्ध के रथ को उल्टा मोड़ दिया? और माँ को गाली देने वाला झंडा किसने छोड़ दिया? माँ को गाली देने वाला झंडा किसने छोड़ दिया? हम ही हैं जो मन मंदिर में द्वंद बने हैं देखो, और हम ही में से कितने जो चंद बने हैं देखो। अरे और हम ही में से कितने जो चंद बने हैं देखो। अपने घर में तमका राक्षस हम जिंदा कर देते हैं, और हम ही है जो भारत माँ को शर्मिंदा कर देते हैं। अरे झूठे नेताओं के चमचे बने घूमते फिरते हैं, हम ही है जो दो कौड़ी में चरण चूमते फिरते हैं। अंतिम पंक्ति है, विदा की पंक्ति है। यदि भाईचारे वाली तस्वीर के सामने खड़ा होकर कुछ कहने का प्रयास कर जाऊं तो अंतिम पंक्तियों पर विशेष आशीर्वाद चाहूंगा कि दो कौड़ी में नेताओं के चरण चूमते फिरते हैं। अरे भारत माँ के मुक्त परों को हम कैंची से काट रहे हैं, और ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनकर भारत फिर से बांट रहे हैं। ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनकर भारत फिर से बांट रही है। जय माता दी। दादा प्रणाम करता हूँ। अनिल मुदगल जिस तेवर से कविता पढ़ रहा था, आप समझ सकते हैं कि ये कुंवारे लड़के शादी के बाद इनकी गरज कम हो जाती है। हाँ, मैं सही भाई साहब, हम लोगों के साथ एक तो क्या है, दो चार फिर आ जाते हैं, दो चार फिर चले जाते हैं। जैसे तैसे हम अपनी दुकान जमाते हैं, ये लोग फिर आके बिगाड़ देते हैं। बड़ी समस्या है भाई साहब। हमारे यहाँ स्थिति थोड़ी सी अलग है। भाई साहब कह रहे थे कि तुम ये मत पूछो कि छतरपुर तुम्हें पेमेंट कितना देगा, तुम ये बताओ कि तुम कितना लेके जाओगे। ये आनंद जी आनंद जी गए, आनंद जी भी आम आदमी पार्टी की तरह है। मैंने तो एक लड़की से कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, तो उसने कहा मुझे तो बीजेपी अच्छी लगती है। अलग पता नहीं आ रहा है, लेकिन आनंद जी ने कहा कि आप तय कीजिए कि आप यहाँ से कितना ले जाएंगे। अब वो चले गए, नहीं तो मैं हालांकि उन्हें जवाब दे देता हूँ। गोस्वामी जी आप उन्हें पहुंचा देना। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और जिस उम्र में मध्य प्रदेश के युवा डेट पर जाते हैं, उस उम्र में उत्तर प्रदेश के लड़के तारीख पर जाना शुरू कर देते हैं। तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया, तो ठीक है। स्थितियां भाई साहब अलग है। मैं अब सुस्तुर त्रिपाठी, जो इसी छतरपुर की माटी का बेटा है, वीर रस का कवि है, लेकिन पिछले दिनों कॉलेज में एक हरकत करते हुए ये भी पकड़े गए। मुझे तो उनको यादव जी ने बताया था। चौराहे पे खड़े हुए थे, पास में एक लड़की देखी तो पूछ लिया इस प्यार को क्या नाम दूं। अच्छा, कवि आदमी है तो बात भी शायरी में करेगा, शेर शायरी अंदाज इसका अलग होता है। लड़की से कहा इस प्यार को क्या नाम दूं, तो लड़की ने कहा पवित्र रिश्ता। आपको स्टार प्रेस की याद आ रही होगी। सुश्रुत ने कहा इस प्यार को क्या नाम दूं, तो लड़की ने कहा पवित्र रिश्ता। तो सुश्रुत भाई ने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, लड़की भी होशियार चिवाई, जो अपने पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देती है, लेकिन झांसी के स्वाभिमान पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। ये माटी महाराजा छत्रसाल की है, जिन्होंने मुगलों को धूल चटाने का काम किया। ये माटी लाला हरदौल की माटी है, जिन्होंने भाभी के मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए जहर को पीना स्वीकार किया, लेकिन परिवार की मर्यादा पर आंच नहीं आने दी। ये माटी आला और उदल की माटी है, जिसकी गाथा सुनकर आज तलवारें नाचने लगती हैं। इस मिट्टी पर गर्व करिए। ये माटी महाराजा छत्रसाल की है, जिन्होंने महाकवि भूषण के लिए अपनी पालकी को आगे रख दिया, उसमें काना अपना लगा दिया, लेकिन कविता को सम्मान को हिंदुस्तान में बरकरार रखा। एक बार अपने आप की उपस्थिति, आपके जीवन की उपस्थिति सम्मान में तालियां बजाएं, ताकि मुझे लगे कि जो कवि इतनी लंबी यात्रा दूरी तय करके बेचारे अपने बीच में आए हैं, उन्हें ऐसा ना लगे कि ये वही बुंदेलखंड की माटी है जहां कभी महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध पूरा किया था, और आज वहां हमें सुप्त नौजवाने और सुप्त बूढ़े पुराने लोग मिले। उन्हें वह जोश व उत्साह इस मिट्टी से मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब वह
जाकर किसी दूसरे मंच पर, किसी दूसरे प्रदेश में कविता पाठ करें तो वहां बुंदेलखंड का बखान कर सके। बिहारी जी ने कहा है, माटी पर गर्व करना मैं सुश्रुत मई को आवाज देना चाहता हूँ। बिहारी जी कहते हैं कि अंबर के बीच में प्रवाह पवन मंडल को मंडल के बीच में झलाझल झाका है, झलाझल तेज बीच जलाजल जाग रहो, जलाजल तेज बीच धरातल ताका है। कहा था बिहारी इसे खंडन पे खंड रचे, खंडन के बीच नो खंडन को नाका है, वो नो खंड बीच में विराजो वीर भरतखंड, भरतखंड बीच में बुंदेलखंड माका है। इस मिट्टी पर गर्व करे, एक बार दोनों हाथ उठाकर सुश्रुत मई को आवाज दी। भाई साहब कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले भारत पर कुछ कायराना हमले किए गए। उसके बाद भारत की सेना ने जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करी। अब लोगों का यह था कि वीर रस के कभी कुछ लिखेंगे। मैंने भाई साहब कुछ नहीं लिखा, दादा ने बहुत कुछ लिखा, मुनि ने भी बहुत कुछ लिखा, पंकज ने तो नई तरतरारी कविता, सर्जिकल स्ट्राइक पे जी कविता, हमने कुछ नहीं लिखा भाई साहब। क्यों? क्योंकि हमने वहां की एक विदेश मंत्री हीना रब्बानी जी, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। देखो भाई साहब ने उठा दिए। झूठे तो उठा दो, झूठे उठा दो, झूठे ही उठा दो यार, जानते तो उसको लगेगा आप भी पढ़े लिखे हैं, उठा दो। समझदार होने में क्या उनका बयान मैं टीवी पर सुन रहा था तो मुझे लगा नहीं कि मैं वीर रस लिखूं। उन्होंने टीवी पे वहां के मंत्री जी, वहां के जो वर्तमान विदेश मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया, बोले नुकसान तो हुआ है लेकिन अंधेरा था तो पता नहीं चला कितना नुकसान हुआ। फिर हीना रब्बानी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हाँ भारत के सैनिक रात के अंधेरे में आए तो थे लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मैंने कहा टीम में वीर रस। लेकिन वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विदेश मंत्री महिला हैं, वर्तमान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी। भारत में रक्षा मंत्री महिला हैं, तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी। भारत में तो रक्षा मंत्री महिला है, विदेश मंत्री महिला है, हम महिलाओं से नहीं डरते। तब मैंने कहा कि वतन की बेटियां उठती तो तब तो ताज डरता है, पाकिस्तान को डरना पड़ेगा। वतन की बेटियां उठती तो तब तो ताज डरता है, किसी का हो राज इनसे तो हर एक राज डरता है। और सबल वीरांगना है ये, इन्हें कमजोर मत समझो, हमारे देश की सतियों से यमराज डरता। वाह! बुंदेलखंड की भाई पंकज ने अभी एक छंद बुंदेलखंड की परिभाषा का एक छंद पढ़ा, बुंदेलखंड क्या है, वहीं से बात शुरुआत करना चाहता हूं कि देवों का जो देव महादेव शैलजा को कंत गंगाधारी उस महाकाल को प्रणाम है। कि देवों का जो देव महादेव शैलजा को कंत गंगाधारी उस महाकाल को प्रणाम है। और सल्तनत का पकड़ती थी आता जिक्र जब माता भारती के उस लाल को प्रणाम है। और झुकाना किसी के समक्ष झुकाना एक पल, बार बार मेरा उस भाल को प्रणाम है। और आन बान शान राखी जिसने हमारी उस चंपत के लाल छत्रसाल को प्रणाम। आन बान शान राखी जिसने हमारी उस चंपत के लाल छत्रसाल को प्रणाम है। कुछ एक और छंद निवेदित करता हूं, स्वागत भाई। कि केसरी बुंदेलखंड महाबली छत्रसाल, उनका प्रभाव देश दिखता अखंड सा। कि केसरी बुंदेलखंड महाबली छत्रसाल, उनका प्रभाव देश दिखता अखंड सा। कवियों में श्रेष्ठ कवि हुए जिस भूमि पर, उस भूमि का प्रताप दिव्य मारतंड सा। थर थर कांपती थी सल्तनत मुगलों की, तेग था बेग यहाँ प्रबल प्रचंड सा। और वैसे तो अनेकों थी रियासतें अनेकों प्रांत, दूसरा न कोई प्रांत था बुंदेलखंड सा। और क्यों नहीं था? कि जलचर नवचर थलचर प्राणियों में भय जितना समाया रहता है काल का। कि जलचर नवचर थलचर प्राणियों में भय जितना समाया रहता है काल का। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, उसमें एक चीज नहीं दिखाई गई जो कि इतिहास के पन्नों में है। कभी आप बुंदेलखंड का इतिहास उल्टेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब इस पूरी औरंगजेब के त्राहिमाम से, औरंगजेब के अत्याचारों से धरती जब बिलख रही थी, तब महाराज छत्रसाल का उदय इस बुंदेलखंड में हुआ। और हम उनकी तुलना आज देश के इतिहास में जो सम्मान महाराणा प्रताप को प्राप्त है, देश के इतिहास में जो सम्मान छत्रपति शिवाजी को प्राप्त है, वो स्थान महाराज छत्रसाल को भी होना चाहिए। ये मेरी पहल है और इन छंदों को एक कविता का लिखने का मेरा उद्देश्य बस यही है। मात्र
13 वर्ष की आयु में मात्र 25 घुड़सवारों कुछ पैदल सैनिकों के साथ, जिसने अपने पिता के इस बुंदेलखंड के इस मातृभूमि के आन बान शान के लिए लड़ाई करी। और जब वो अपने पन्ना में राजधानी बनाई, महाराज धीराज बने, उसके बाद औरंगजेब ने कई चाकूबाज और तलवारबाज और जो छुप के वध करने में एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो लोग जो उसने भेजे, लेकिन वो सब बुंदेलखंड आने से डरते थे कि अगर यहां से औरंगजेब ने भेजा, वापस तो जा नहीं सकते, जाएंगे तो वहां वो फांसी दे देगा, और अगर बुंदेलखंड पहुंच गए तो शरीर के कितने टुकड़े होंगे कुछ पता नहीं। इसलिए बीच में ही कहीं डूब करके आत्महत्या कर लेते थे। तब कहता हूं कि जलचर नभचर थलचर प्राणियों में भय जितना समाया रहता है काल का। जलचर नभचर थलचर प्राणियों में भय जितना समाया रहता है काल का। देवगण दानवों में माया रूपी मानवों में भय जितना समाया शिव महाकाल का। क्रूर दुराचारियों में छल छंदधारियों में भय जितना समाया नंद के गोपाल का। और जितना औरंगजेब का था भय मुगलों में उतना था छत्रसाल का। और ये क्यों था कि रणमत केसरी कृपान छत्रसाल जो की चंचला सी कौंद कौंद मुंड काटने लगी, और घाट घाट घूम घूम दल दल मेदिनी के शत्रुओं की लाशों से मयंक पाटने लगी, तो क्रूरता को क्रूरता से, सूरता को सूरता से महायुद्ध करने के लिए छाटने लगी। और चाट चाट लहू जब कालिका सी किल की, तो मुगलों की सल्तनत धूल चाटने लगी। कवि सम्मेलन है, एक आखिरी छंद पढ़ता हूं कि राम वो युद्ध चले जाओ, नहीं तो हमें नहीं किया है। जूता उतार के मंच पे चढ़े हैं, पहुंच लो। टप 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 पीर बाज की बाजाते आवे गाजसी, गिरते जावे शत्रुओं के भाल पर। अजब अनोखी थी कृपान उस सूरमा की सल्तनत, लज्जत थी जिसके कमाल पर। सारा ये बुंदेलखंड करता था यश गान, चली लाल की कलम चंपत के लाल पर। और भूषण सा कभी सदा मानता रहा मयंक, कविता निछावर है मेरी छत्रसाल। भूषण सा कभी सदा मानता रहा मयंक, कविता निछावर है मेरी छत्रसाल पर। भूषण सा कभी क्यों मानता रहा? महाराज छत्रपति शिवाजी के दरबार में महाकवि भूषण से मुलाकात हुई महाराज छत्रसाल की। तो महाराज छत्रसाल ने उनको न्योता दिया कि कविराज कभी बुंदेलखंड पधारिए। महाराज कविराज बुंदेलखंड पहुंचे, पन्ना पहुंचे राजधानी। नगर के द्वार पर 4 कहार भेजे गए, पालकी भेजी गई, उसके साथ 4 कहार भी भेजे गए। पूरा नगर का भ्रमण करवाते हुए जब वह पालकी राजमहल के द्वार पर पहुंची और सामने कई सारी कन्याएं मंगल सोने के कलश लेकर खड़ी हुई थी, औरतें मंगल गीत गा रही थी कविराज के स्वागत में। लेकिन कविराज ने कहा कि मैं पालकी से तब उतरूंगा जब आपके नरेश, आपके राजा हमारा स्वागत करने के लिए द्वार पर आएंगे। यकीन मानिए साहब, पालकी में से पीछे की पंक्ति से कहार निकला, हाथ जोड़कर कविराज को प्रणाम किया और कहा कि हे कविराज, मैं तो नगर के दरवाजे से ही आपके साथ हूं। ये कि बुंदेलखंड वसुधा का इतिहास है गवाह, गरिमा महान रही महेवा मही पालकी। बुंदेलखंड वसुधा का इतिहास है गवाह, गरिमा महान थी महेवा मही पालकी। और कवियों को इतना किसी ने भी दिया न मान, कांधे पर धारी कवि भूषण की पालकी। रणमत सूरमा अजय था अतुल शौर्य, धाक मानी मुगलों ने चंपत के लाल की। और सदियां व्यतीत हुई किंतु आज भी मयंक, जय बोली जात महाबली छत्रसाल की। एक अपना स्थान लेता हूं। इस देश में अक्सर एक बहस छिड़ जाया करती है पंकज भाई कि इस देश को आजाद किसने कराया। एक वर्ग बोलता है कि आजाद हमने कराया अहिंसा के मार्गों पर, भारत छोड़ो आंदोलन और ये दुनियादारी के जो भी आंदोलन, ये आंदोलन की दम पे ये देश आजाद हो गया। और एक वर्ग वो है जो कहता है कि ये देश बमतुल बुखारा, चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल का नाम बमतुल बुखारा, भगत सिंह का जज्बा, अशफाक उल्लाह खान की देशभक्ति से आजाद हुआ। वाह, बहुत अच्छे। और
एक आरोप लगा दिया जाता है, हम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम पर एक आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो गांधी के विरोधी है। तब कहना चाहता कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान यहां, नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान यहां, मन तो घायल देख देख बलिदानों का अपमान यहां, और जो आजादी लाए भारत मां के राज दुलारे हैं, जितने प्यारे बापू हमको सावरकर भी प्यारे हैं, जितने प्यारे बापू हमको सावरकर भी प्यारे हैं। कोई कलम नहीं चाहेगी गांधी का अपमान लिखे, कोई कलम नहीं चाहेगी गांधी का अपमान लिखे, सत्य अहिंसा वाली पावन आंधी का अपमान लिखे। अरे माना बापू शांति अहिंसा की राहों के राही थे, काला पानी वाले भी तो मां के वीर सिपाही थे। पर क्या सिर्फ चरखा ही आजादी लाने वाले थे? क्या उनका ये देश नहीं जो शीश चढ़ाने वाले थे? अरे याद करो जो अंग्रेजों के दिल दहलाने वाले थे, याद करो जो इंकलाब के गीत सुनाने वाले थे, याद करो गुरु गोविंद सिंह और बेटों की कुर्बानी को, याद करो गंगा जमुना सरस्वती और झेलम वाले पानी को, और दिल्ली दूर नहीं है नेताजी वाली इस बोली को, याद करो जी चलिया वाले बाप की धोनी होली को। अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर, मिल जाए वो लोग। अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर, आजादी की देवी अब तक खड़ी हुई है लाशों पर, और इतिहास को पढ़कर देखा साजिश के आभास मिले, कायरता को कुर्सी और बलिदानों को वनवास मिले, कायरता को कुर्सी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।